वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। चलिए आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 14 जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। क्या नाम है? खान पान की बदलती तस्वीर। इसके क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज शुरू करते हैं। खान पान की बदलती तस्वीर चैप्टर आपने पढ़ा। इसमें जाना कि पहले खान पान का किस तरीके का होता था हमारे यहाँ और अब खान पान में किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव कुछ पॉजिटिव भी हैं और कुछ निगेटिव भी हैं, यानी कि इनका कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़ता है हमारी सेहत पे और कुछ निगेटिव भी। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। चैप्टर में ये बोला गया है कि आजकल खान पान की कौन सी संस्कृति अपनाई जा रही है, मिश्रित संस्कृति। इससे क्या मतलब है, अपने घर का उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो यहाँ मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकारों का मिला जुला रूप है। यानी कि अलग अलग प्रांत के, अलग अलग देश के, हमारे देश के ही जो अलग अलग राज्य हैं या और दूसरे देशों के भी व्यंजन के अलग अलग प्रकारों का सभी का मिला जुला रूप आज प्रत्येक प्रांत में देखने को मिलता है या प्रत्येक देश में देखने को मिलता है। तो उदाहरण के लिए आज एक ही घर में हमें दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय, विदेशी व्यंजनों का मिश्रित रूप खाने में मिल जाता है। यानी कि आज हमारे ही घर में आज हमारे ही घर में हम उत्तर भारत का भी भोजन करते हैं, दक्षिण भारत का भी भोजन करते हैं। तो सभी जगह का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। जैसे कभी ब्रेड तो कभी परांठे, कभी सांभर डोसा साउथ का तो कभी राजमा जैसे व्यंजन। तो यह खान पान की क्या कहलाती है, मिश्रित संस्कृति कहलाती है। क्या कहलाती है यह? मिश्रित संस्कृति। जैसे हमारे घर में उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय दोनों प्रकार के व्यंजन होते हैं। मसलन मैं उत्तर भारतीय हूँ और हमारा भोजन रोटी दाल चावल है, लेकिन इन व्यंजनों से ज़्यादा इडली, सांभर, चावल, राजमा, पूरी, आलू, बर्गर सभी पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ तक कि हम बाज़ार से भी इन्हें लाकर घर पर ही, बाज़ार से या ना लाएं तो घर पर ही इन्हें बनाते हैं। इतना ही नहीं, विदेशी व्यंजन भी बड़ी रुचि से खाते हैं। तो लेखक के अनुसार यही खान पान की मिश्रित संस्कृति है। यानी कि सभी प्रांतों का मिला जुला और दूसरे देशों का भी मिला जुला भोजन करना क्या है, खान पान की आज मिश्रित संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। खान पान में जो आज ये बदलाव हो रहे हैं इनके कौन कौन से फायदे हैं, और अगर फायदे हैं तो फिर भी लेखक इनको लेकर चिंतित क्यों है। खान पान में बदलाव से निम्न फायदे हैं। एक प्रदेश की संस्कृति का दूसरे प्रदेश की संस्कृति में मिलना। भाई एक जगह की जो संस्कृति है खान पान की वह दूसरे जगह जाकर मिलती है, दूसरे लोग भी उसे अपनाते हैं। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलना, इससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकता में बढ़ावा मिलता है। यानी कि लोग एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं। गृहिणियाँ व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध होना। जो आजकल खान पान में बदलाव आया है इसमें क्या है, रेडी टू ईट वाले व्यंजन काफ़ी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि तैयार आते हैं उनको करना। या फिर जैसे बर्गर, पाव भाजी, पाव है, ये क्या है, कुलचे हैं, ये चीज़ें रेडीमेड आती हैं तो इन्हें सिर्फ सेंक के खा लिया जाता है। इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले आलू के चिप्स, अचार, पापड़, ये सभी चीज़ें घर में ही तैयार की जाती थी, परंतु आज क्या है कि बाज़ार में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो जिससे कि जो गृहिणियाँ हैं उनका समय भी बचता है और मेहनत भी, और दूसरा जो कामकाजी महिलाएं हैं जिनके पास समय कम है उनको भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बच्चों व बड़ों को मनचाहा भोजन मिलना। अब बच्चों और बड़ों को भी, आप भी देखते होंगे अपने घर में कि आपको भी जब कभी इच्छा होती है कुछ अलग अलग तरह की चीज़ खाने की तो बाज़ार में सभी तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं, या घर पर भी नए नए टेस्ट का भोजन आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जैसे आप उत्तर भारत में रहते हैं तो यहाँ पर जिस तरीके का खान पान अगर चलन में है सिर्फ वही खान पान रोज़ बनता रहे, दाल चावल रोटी, तो आप भी बोर हो जाते हैं, आप भी कहते हैं ना कुछ अलग चाहिए। तो उससे क्या होता है, मनचाहा भोजन भी मिलता है।
देश विदेश के व्यंजन मालूम होना, और हमें इससे देश विदेश के व्यंजन भी पता चलते हैं कि किस किस देश में कौन से व्यंजन प्रसिद्ध हैं। स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर पाना। अब इसमें हमारे पास वैरायटी भी ज़्यादा होती हैं, जब कि हम किसी भी प्रांत का भोजन कर सकते हैं, कि किसी भी तरीके का भोजन में बदलाव कर सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग, भाई अपने हेल्थ के हिसाब से हमें जिस तरीके का भोजन खाने की ज़रूरत है उसको चुन सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चुन सकते हैं। और सरसता यानी कि जिसमें आसानी हो, जिस व्यंजन को पकाने में, लाने में, अफोर्ड करने में आसानी हो, उसे हम चूज़ कर सकते हैं और उसे ही बना सकते हैं घर पर, या बाज़ार से भी ला सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होती हैं। तो इससे क्या है, बहुत सारे खान पान के बदलाव के फ़ायदे हैं। अब खान पान में बदलाव से होने वाले फ़ायदे होने के बावजूद लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित भी हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आज खान पान की मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं। तो जो ये खान पान की आज मिश्रित संस्कृति अपनाई जा रही है, इससे कुछ नुकसान भी हो रहे हैं। जैसे कि कौन से नुकसान हो रहे हैं? स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है। अब जो हमारे स्थानीय व्यंजन थे, स्थानीय व्यंजन किसे कहते हैं? एक विशेष प्रांत में जो खान पान के जो व्यंजन प्रसिद्ध होते हैं, जो बहुत समय से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं, जो उस विशेष प्रांत की एक पहचान बन जाते हैं, तो वो स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होता जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ें हर जगह उपलब्ध हो रही हैं। तो उससे यह ज़रूरी नहीं है कि यह जो एक विशेष भोजन है किसी प्रांत का, वह उसी जगह मिलेगा हमें। तो स्थानीय व्यंजनों के बारे में नई पीढ़ी तो जानती ही नहीं है बहुत सी, कि किस जगह का कौन सा फेमस है। खाद्य पदार्थों में शुद्धता की भी कमी आ रही है। आज नई नई चीज़ें अपनाई जा रही हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं चूँकि बाज़ार से आती हैं, वो किस तरीके से बनती हैं, उसमें कुछ केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, तो वो शुद्धता में कमी आ रही है। पहले घर के व्यंजन ज़्यादा प्रसिद्ध रहते थे, घर में लेडीज़ जो हाथ से बनाती थी तो वो शुद्ध व्यंजन भी हुआ करते थे। नेक्स्ट की जैसे उत्तर भारत के व्यंजनों का स्वरूप बदलता ही जा रहा है। उत्तर भारत में जो खान पान के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है, तो उसका भी स्वरूप बदलता जा रहा है। जो हमेशा जलेबी, कचौड़ी, समोसा या पारंपरिक चीज़ें हमेशा जो प्रसिद्ध रहती थी, वो आज उनका स्वरूप कैसा हो रहा है? बदलता जा रहा है। तो ये एक नुकसान भी है। एक तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी नुकसानदायक है खान पान में बदलाव, क्योंकि आज क्या है, रेडी टू ईट वाले जो यूज़ किए जाते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें के अलावा जैसे ये मैदा के बर्गर वगैरह, जो ये बर्गर, पाव भाजी, ये चीज़ें हैं, इन सब को भी ये भी आंतों में जाके नुकसान करती हैं। नूडल्स हैं, मैगी हैं, ये भी चीज़ें आंतों में नुकसान करती हैं। तो शुद्धता की भी कमी हो रही है और स्वास्थ्य में नुकसान भी हो रहा है। नेक्स्ट, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? आपके चैप्टर में बार बार ये शब्द यूज़ हुआ है, स्थानीयता, स्थानीय व्यंजन, स्थानीयता का, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो यहाँ स्थानीयता का अर्थ किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से है। किसी विशेष प्रांत यानी किसी विशेष राज्य में जो व्यंजन लोकप्रिय है, जो वहाँ की पहचान बना हुआ है, सदियों बहुत ही पुराने समय से वह व्यंजन वहाँ की कुछ विशेष खास है, तो वो क्या है, उसको क्या कहते हैं? स्थानीय व्यंजन। जैसे बम्बई की पाव भाजी हमेशा से प्रसिद्ध है, बम्बई की पाव भाजी। हालांकि अब पाव भाजी क्या है, प्रत्येक प्रांत में मिल जाती है, हर शहर में मिल जाती है, तो वो कुछ वहाँ की स्पेशल नहीं रह गई। दिल्ली के छोले कुलचे, अब आप दिल्ली के छोले कुलचे जो पहले बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, आज क्या है, सभी जगह मिल जाते हैं, परंतु क्या है, ये एक स्थानीय व्यंजन है दिल्ली का। मथुरा के पेड़े, ये भी हमेशा से प्रसिद्ध रहे हैं। आगरा का पेठा, नमकीन, तो ये सभी क्या है, वहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन है। यही क्या कहलाते हैं? स्थानीय। पहले स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन था। हर प्रदेश में किसी न किसी विशेष स्थान का कोई ना कोई व्यंजन अवश्य प्रसिद्ध होता था। तो पहले क्या होता था, हर प्रदेश का कोई ना कोई व्यंजन अवश्य प्रसिद्ध होता था। तो कोई भी उस जगह पे जा रहा है तो वो वहाँ की वो स्पेशल चीज़ ज़रूर लेके आता था या खुद खा के आता था। भले ही ये चीज़ें आज देश में किसी भी कोने में मिल जाएंगी, लेकिन ये शहर वर्षों से इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं, चाहे या कहीं भी मिल जाए। परंतु आज भी अगर हम ये कहें कि पाव भाजी कहाँ की प्रसिद्ध है या भेलपुरी कहाँ की प्रसिद्ध है
या छोले भटूरे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो उनके ही स्थानीय शहरों का या स्थानीय प्रदेशों का नाम आएगा। लेकिन आज खान पान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प दे दिए हैं कि स्थानीय व्यंजन प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं। आज लोग सिर्फ स्थानीय व्यंजनों को खाने के लिए ही नहीं लालायित होते हैं, उनको तो बहुत तरह के विकल्प मिल रहे हैं जो उनको ज़्यादा पसंद होते हैं। आज की पीढ़ी तो कई व्यंजनों से भली भांति अत्यंत परिचित भी नहीं है। आज की पीढ़ी बहुत से जगह के व्यंजनों से पूछी जाए तो उन्हें पता भी नहीं होता है कि किस जगह की कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है। इतना ही लिखना है इसमें। नेक्स्ट, घर से बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं या क्या चीज़ें बनी बनाई बाज़ार से आती हैं। इनमें से बाज़ार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माता पिताजी के बचपन में घर में बनती थी। ये काम आपको स्वयं से करना है। मैं इसमें बता दे रही हूँ किस तरीके से करना है, परंतु देखकर नहीं उतारना है इसको। ओके, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी चीज़ें आपके घर में बनती हैं, या आप अपने मम्मी से पूछ सकते हैं ना कि घर में कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम बाज़ार से लाते हैं रेडीमेड। अब घर में जो बाज़ार से चीज़ें आती हैं उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स के पहले के टाइम में वही चीज़ें घर पर बना करती थी। अब जैसे कि मान लिया मैं उत्तर भारतीय निवासी हूँ, तो हमारे घर में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं तथा कई तरह के व्यंजन बाज़ार से लाए जाते हैं। घर में बनने वाली चीज़ें एवं बाज़ार में आने वाली चीज़ों की तालिका नीचे दी जा रही है। मतलब इस तरीके की आपने एक सूची बनाई कि घर में बनने वाली चीज़ें कौन सी हैं, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, कढ़ी। कढ़ी इसमें गलत लिखा हुआ है, इसमें ढ़ आएगा, ड़ नहीं आएगा। राजमा, चावल, छोले भटूरे और खीर, ये सभी चीज़ें घर में बनती हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। और बाज़ार से आने वाली हलवा भी है, घर में बनाया जाता है। बाज़ार से आने वाली चीज़ों में जैसे समोसे, जलेबी, ब्रेड पकोड़े, कुल्फ़ी, बर्फ़ी, आइसक्रीम, ढोकला, गुलाब जामुन, बहुत सी चीज़ें आपके घर में भी बहुत सी चीज़ें आती होंगी, तो आप कम से कम 10-10 चीज़ें लिख सकते हैं। अब बाज़ार से आने वाली चीज़ों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पहले घर में ही बनाई जाती थी, जैसे कि ब्रेड पकौड़ा, ये क्या है, पहले घर में ही बनाया जाता था। आइसक्रीम या कुल्फ़ी, बर्फ़ी भी लेडीज़ घर में ही बनाती थीं। तो इस तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप आज बाज़ार से लाते हैं और पहले के समय में घर पे ही बनती थीं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है कि यहाँ खाने, पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। यानी कि उबलना, तलना, भूनना, सेकना, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, इनको आपको इस तरीके से कैटेगराइज करना है। ओके, जैसे कि जो भोजन है उनको एक लिस्ट में लिखिए, भोजन को कैसे पकाया, उसको पकाने का तरीका क्या है और उसके बाद उसका स्वाद क्या है। तो इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, जो ये सभी दिए हुए इन वर्ड्स को कैटेगराइज करना है। किस तरीके से, जैसे कि दाल क्या है, इसको कैसे पकाया जाता है, उबाल कर, और इसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन। भात यानी चावल को कैसे पकाते हैं, उबाल कर, और इसका स्वाद कैसा होता है, मीठा। भात एक तरीके का चावल वो भी होता है जिसे भात बोलते हैं, इसे मीठा भी बनाया जाता है। तो आप इसमें मीठा नमकीन दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि केवल जो चावल होता है वो नमकीन भी बनता है। रोटी कैसे बनती है, सेंकना, रोटी को सेका जाता है, ना उबाला जाता है ना तला जाता है, क्या किया जाता है, सेका जाता है। और रोटी का स्वाद इसमें गलत लिखा हुआ है, ये भी मीठा नहीं आएगा और ये भी मीठा नहीं आएगा। रोटी मीठी तो नहीं होती ना। पापड़ को कैसे बनाया जाता है, तलना। पापड़ कैसा होता है, नमकीन। आलू को भी उबाला जाता है, उबाल कर सब्जी बनाई जाती है, और इसका स्वाद भी कैसा होता है, आलू की जब सब्जी बनाई जाती है तो इसका स्वाद कैसा हो जाता है, नमकीन हो जाता है। इसका खुद से स्वाद मीठा नहीं होता है, इनका कोई एक तरह से स्वाद नहीं होता। जब इसमें नमक डाला जाता है तब नमकीन स्वाद आता है। बैगन को भी कैसे बनाते हैं, भून कर बनाते हैं या छोंक कर भी बनाते हैं, और बैगन का स्वाद नमकीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचें तो इस प्रकार होगा। यानी कि पिछली शताब्दी में खान पान की कैसी थी तस्वीर। सन 60 के दशक में क्या चीज़ें प्रसिद्ध थीं? छोले भटूरे। 70 के दशक में इडली डोसा फेमस हो गया। जब 80 का दशक आया तो तिब्बती चीनी भोजन फेमस हो गया। चाइना की चीज़ें यानी कि नूडल्स, मैगी, ये चीज़ें ज़्यादा फेमस हो गए थे। और जब 90 का दशक आया तो पाव भाजी और पिज़्ज़ा, पाव भाजी, बर्गर, ये चीज़ें, इटालियन चीज़ें ज़्यादा फेमस हुई। तो इसी तरीके से आपको ये बताना है कि अगर कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचें तो किस प्रकार से होगा। जैसे 60 के दशक में महिला वर्ग किस तरीके के कपड़े पहनते थे? लहंगा, चोली, शलवार, कमीज, साड़ी, ब्लाउज। फिर पुरुष पैंट कमीज, कुर्ता पजामा। इस तरीके से ही आप ये वाली भी वो बना सकते हैं, पर आपको ये वाला क्वेश्चन कॉपी पर नहीं करना है। ओके, खान पान की बदलती हुई तस्वीर वाला आपको कॉपी पर नहीं करना है। और एक इसमें थर्ड दिया हुआ है जो छौंक चावल कढ़ी, वो क्वेश्चन वो भी आपको कॉपी पर नहीं करना है। ठीक है, इसमें केवल आपको अंतर बताना है कि छौंक और चावल और कढ़ी में किस तरीके के अंतर होते हैं, कैसे बनती है। ये आप अपनी मदर के साथ घर पर देखिए कि इसको कैसे पकाया जाता है। इसको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। निबंध से आगे में से केवल आपको फर्स्ट और सेकंड वाला ही कॉपी पर करना है। ओके।